हे गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां से हमने अपने लास्ट पार्ट में छोड़ा था, यानी कि पार्ट नंबर 3 में हमने छोड़ा था। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले का हमने सारा कुछ देख लिया था। और जो कि 5 लॉज थे जिसमें से लास्ट एवोगेड्रो का लॉ था, गैलोसैक लॉ था, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये सब हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम देखने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। आज स्टार्ट करेंगे और मे भी आपका ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को एंड भी करने वाले हैं। चलिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से शुरू करते हैं आज। और कलर में सेलेक्ट कर देता हूँ रेड। चलिए, ऑल दो द ओरिजिन ऑफ आइडिया दैट मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटोमियो, ठीक है, मीनिंग इनडिविजिबल, डेट्स बैक टू द टाइम्स ऑफ डेमोक्रिटस, अ ग्रीक philosopher. It again started emerging as a result of several experimental studies which led to the laws mentioned above. देखिए इसका क्या मीनिंग है। देखिए, मैटर जो है इसका जो आइडिया कि मैटर बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसका नाम है एटोमियो। ये बात बहुत पुरानी थी, यानी कि डेमोक्रिटस के टाइम की बात थी। ये एक ग्रीक फिलोसफर, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे। लेकिन ये फिर से स्टार्ट होने लगी यही बातें, और यही डिस्कशन फिर स्टार्ट होने लगा। क्यों स्टार्ट होने लगा? एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होने लगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराने लगे, और बहुत सारे रिसर्च होने लगे इस बात को लेकर के, विच लेड टू द लॉज मेंशन अबव। और इनकी स्टडीज के कारण, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में लॉज पढ़े थे 5 लॉज, उनको उन उन कहने का मतलब देखिए, उनको भी वो भी इन्हीं स्टडीज़ के कारण निकले थे। और उन स्टडीज़ से अब आगे बढ़ के हम ये उस तरफ जा रहे थे कि क्या है बेसिक प्रॉपर्टी, क्या है बेसिक पार्टिकल, क्या है मैटर का। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इस लाइन का। नेक्स्ट देखिए, इन 1808 डाल्टन पब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। 1808 सन 1908 में डाल्टन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था, एक जनरल एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। तो इन्होंने अपने नाम से एक किताब पब्लिश की जिसमें ही प्रपोज द फॉलोइंग, जिसमें उन्होंने ये कुछ बातें कही। बातें तो बहुत सारी कही होंगी, लेकिन देखिए उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्ट एटम्स। मैटर किस चीज़ से कंसिस्ट करता है? मैटर में क्या प्रेजेंट होता है? इनडिविजिबल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। जो भी जितने भी एटम्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में, वो सभी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है उन सभी की, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें उनका जो मास भी जो होता है उनके एटम्स का, वो डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। और द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। और अलग अलग एटम्स जो होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, तो किस चीज़ में डिफर करते हैं? मास में डिफर करते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स फॉर्म होता है तब जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, कोई जैसे H2O बन रहा है तो 2:1 का ही रेशियो रहेगा हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम में। तो ये इस लाइन का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी डिस्ट्रक्शन या क्रिएशन नहीं होता किसी भी एटम का। कोई भी एटम ख़त्म नहीं हो जाता, या कोई भी एटम बन नहीं जाता, ये हमेशा रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और रीऑर्गेनाइज होके एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नया नया रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं। ये वाला देखिए जो है, ये डायरेक्ट आता है लॉ ऑफ, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वहाँ से डायरेक्ट लेकर मिल करके आता है। ये आता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी होगी, और कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो एक्सप्लेन कर सकती थी जो लॉज थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैशियस वॉल्यूम। लेकिन ये जो था लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर कंबाइनिंग ऑफ एटम्स विच वॉज आंसर्ड लेटर बाय अदर साइंटिस्ट। और इसकी जो थ्योरी थी वो ये नहीं बता पा रही थी कि एटम्स कंबाइन कर क्यों रहे हैं। वो सिंपल ऐसे एग्जिस्ट करें, कार्बन का एटम ऐसे पड़े घूमता रहे कहीं, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है वो हवा में घूमता रहे, वो कंबाइन करके O2 ही क्यों बना रहे हैं? वो कंबाइन होकर के H के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम्स हैं, तो वो अलग अलग क्यों नहीं घूम रहे हैं? वो साथ में कंबाइन होकर के एक H2 मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? तो यही कहा जा रहा है कि इसका आंसर बाद में आने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे
उन्होंने दिया था। नेक्स्ट देखिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। सॉरी, थोड़ी सी गले में बोलते बोलते, ठीक है। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस देखते हैं क्या है। आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे इतना पढ़ने के बाद। इट इज़ अप्रोप्रिएट हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब ये सही होगा यहाँ पे ये समझना कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या होता है, कहने का क्या मतलब। अगर हम एटॉमिक मास कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज़ हम आगे अब देखेंगे, ठीक है। और बल्कि हम एक और देखेंगे, फार्मूला मास भी देखेंगे, 3 देखेंगे। तो तीनों को देखते हैं, चलिए एक एक करके। सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखिए, एटॉमिक मास और द मास ऑफ द एटम इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो जो एटॉमिक मास होता है, यानी कि जो मास होता है एक एटम का, वो बहुत छोटा होता है बिकॉज एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एटम जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मासेस फेयरली एक्यूरेटली। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम एक छोटे से, इतने छोटे से एटम का भी मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने की क्या टेक्निक है, देखिए उसे वो टेक्निक होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है वो टेक्निक। बट इन द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। लेकिन उस समय 19th सेंचुरी में मास स्पेक्ट्रोमेट्री या इस तरह के बहुत सारे जो आज के समय में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुके हैं वो उस समय नहीं थे। और इसके कारण जो साइंटिस्ट थे वो केवल कुछ रिलेटिव टर्म्स पे ही डिपेंडेंट थे मास को मेजर करने के लिए। तो देखिए उस समय क्या सॉल्यूशन निकाला गया, और जो सॉल्यूशन निकाला गया वो इतना परफेक्ट था कि उसको आज भी वो चीज़ें रिप्लेस नहीं हो पाई हैं, और आज भी वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या था वो, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट कुड नॉट डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम, कुड डिटरमाइन मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू अनदर बाय एक्सपेरिमेंटल मीन्स। तो उस समय क्या कर सकते थे कि वो एक काम कर सकते थे कि एक एटम का मास दूसरे एटम के रिलेटिव में, यानी एक एटम दूसरे एटम के कितने गुना भारी है, ये तो निकाल ले रहे थे। एक एटम का कितना मास है ये नहीं निकाल पा रहे थे। तो एज हैज़ बीन मैंशन अर्लियर, जो कि बाय एक्सपेरिमेंट करके जो पहले भी मेंशन किया जा चुका है। हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्ररीली असाइंड अ मास ऑफ 1। हाइड्रोजन जो सबसे हल्का एटम था उसको एक मास 1 असाइन कर दिया गया, ठीक है, कोई इसमें यूनिट नहीं लगाई गई, बस 1। हाइड्रोजन का मास पूछा गया तो बस 1 बोल दिया किसी ने, चलो तो 1 मान लिया। क्यों, और उसका कारण क्या था कि वो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था। एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट, और उनके उनके रिलेटिव में बहुत सारे एलिमेंट्स को मासेस असाइन कर दिए गए कि चलो ये 1 है तो ऑक्सीजन इतने गुना भारी है तो ये इतना हो जाएगा, कार्बन इतने गुना भारी है तो वो इतना हो जाएगा, तो इस तरह से असाइन करते चले गए। However, the present system of atomic masses is based on the carbon-12 as a standard and has been agreed upon in 1961। लेकिन आज के समय में जो एटॉमिक मास है वो बेस्ड किस चीज़ पे है, कार्बन 12 पे। कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड यूज़ किया जा रहा है एंड हैज़ बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। और ये चेंज कब आया, 1961 में। Here carbon 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as 12, ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एज एक्सपोनेंट लेफ्ट साइड में, और सी, ठीक है। तो कार्बन 12 जो है वो एक आइसोटोप है कार्बन का, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट्स AMU एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। और इसमें क्या किया गया देखिए, कार्बन 12 को एग्जैक्टली 12 का एक एटॉमिक मास यूनिट असाइन कर दिया गया, जिसे हम अब जिसे उस समय क्या कहने जाने लगा AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट एंड फॉर्म में लिख करके AMU उसको बोलने लगा। कि अगर 12 है कोई पूछे, पहले तो बोला जाता कि हाइड्रोजन का मास पूछे तो 1 बोलते थे, अब जो था कार्बन का कोई मास पूछता है तो बोलते 12 AMU, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल। देखिए ये अच्छी डेफिनेशन हुई है। जो एक एटॉमिक मास यूनिट होती है वो डिफाइन की जाती है किस तरह से, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। तो इसको आप बल्कि ब्लू से मैं अंडरलाइन कर देता तो आपको ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि 1 AMU की डेफिनेशन थी ये। चलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मैं अभी भी अंडरलाइन कर सकता हूँ। और 1 एटॉमिक मास यूनिट किस तरह से डिफाइन की जाती है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। कार्बन
कार्बन 12 का एटम, कार्बन 12 एटम का 1/12 जो मास होगा उसको 1 AMU कहने जाने लगा, कहा जाने लगा। ठीक है, एंड 1 AMU इज टू, आप देखो अब तो खैर इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है कि अब 1 AMU को भी हम कुछ बोल सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं। तो मेजर कैसे किया गया, देखिए अब मेजर करके इतनी वैल्यू इसकी निकाल ली गई, और ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, एंड मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एटम का मास जो हो गया इस हिसाब से 1.67 इंटू 360 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो लगभग 1 AMU के बराबर। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखिए कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि कितने टाइम्स है, देखिए 1 AMU का कितने टाइम्स है हाइड्रोजन का मास। देखिए इसको समझने के लिए ऐसे आप मानिए कि जैसे आपके पास मान लीजिए 2 तरबूज हैं, एक छोटा तरबूज है एक बड़ा तरबूज है। ठीक है, बहुत सारे तरबूज हैं, 4-5 तरबूज हैं। अब सबसे उसमें से जो सबसे छोटा तरबूज है उसको आपने असाइन कर दिया, या एक बड़े तरबूज को लिया आपने, चलिए उसको 12 हिस्से में काट दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एक बड़ा तरबूज आपने लिया, उसको आपने 12 हिस्सों में काट दिया, और कह दिया उसका एक हिस्सा जो है वो 1 यूनिट है, वो बिकेगा 10 रुपए का। ठीक है, वो 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको कोई और तरबूज देना है, आपको क्या पता है, आपने तो एक वो बड़ा वाला तरबूज काट के रख लिया है कि इसका जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट 10 रुपए का बिकेगा। तो अब कोई भी कस्टमर आएगा, आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम्स है ये उस छोटे हिस्से का। मान लीजिए कोई एक और उसने कोई और तरबूज सेलेक्ट किया, वो उसका दुगना भारी है उस छोटे 1/12 वाले पीस का, तो आप उससे कितना पैसा लेंगे, बताइए कितना पैसा लेंगे, 20 रुपीज़ ना, क्योंकि दो आपने दो एक वेट बैलेंस पे रखेंगे, और इधर आपने देखा तो एकदम बराबर आ गया। कोई 1.5 है उसका, तो आप क्या करेंगे, 1.5 टाइम्स 10 रुपीज़ ले लेंगे, यानी कि 15 रुपीज़ उससे ले लेंगे, और वो तरबूज आप उसको दे देंगे। तो देखिए सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो बड़ा तरबूज है वो है हमारा कार्बन 12, और बाकी सारे छोटे छोटे तरबूज को हम डिवाइड कर करके उससे 1 AMU हमने निकाल लिया, यानी एक छोटे पीस की वैल्यू निकाल दी। आप इस एनालॉजी को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कैसे निकालना है, देखिए उससे डिवाइड कर देंगे कि हाइड्रोजन कितने गुना भारी है छोटे पीस का। वो तरबूज, जो तरबूज कस्टमर को पसंद आया है, वो तरबूज कितने गुना भारी है मेरे स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो कितने गुना भारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर देंगे तो देखिए सीधे सीधे यहाँ से क्लियर हो जाएगी बात कि 1.0080 इतना क्लोज वैल्यू है, तो हमको सीधे सीधे 1 ही ले लेते हैं लगभग। सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी 15.995, तो लगभग 16 AMU के बराबर हो गया। आजकल देखिए क्या हो गया कि AMU को हटा दिया गया, ठीक है, उसको यू कर दिया गया, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। When we use atomic mass of elements in calculation, we actually use average atomic mass, which are explained below. और जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हम डायरेक्ट किसी एक आइसोटोप का मास ना लेके सारे आइसोटोप के मास को कंबाइन करके एक वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, और उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। नीचे देखते हैं क्या है, चलिए सेक्शन 1.7.2 एवरेज एटॉमिक मास। मैनी नेचुरली अकरिंग, इसको मैं बता दूं पहले, आपको एवरेज तो आपको पता ही होगा, आपने पहले भी कैलकुलेट करके रखा होगा कि 2-3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि परसेंटेज वाइज जो कुछ भी हमको दिया रहता है उसको हम 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो कि आपको अभी दिख जाएगा। मैं कैलकुलेशंस को मुंह से कैसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं, खैर हम टेक्स्ट देखते हैं पहले। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप। बहुत सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मोर देन वन आइसोटोप में। ठीक है, बहुत एक से ज़्यादा आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, जब हम इन आइसोटोप के एग्जिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है, द रिलेटिव अबेंडेंस परसेंट ऑकरेंस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड। तो जब उनके रिलेटिव अबेंडेंस को देखते हैं या परसेंट ऑकरेंस को देखते हैं, तब उनका क्या देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या उनको सामने लाते हैं अपने, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होते हैं हमको निकालने के लिए, तभी हम उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन हैज़ फॉलोइंग 3 आइसोटोप विथ रिलेटिव अबंडेंस एंड मासेस एज शोन अगेंस्ट। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो है, कार्बन को हमें दिया गया, कार्बन के 3 आइसोटोप हमको दिए गए हैं, उनके रिलेटिव अबंडेंस और उनके एटॉमिक मास हमको दे रखे हैं।
करना कुछ नहीं होता है, सिंपल करना होता है। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी दिया रहेगा उसको आपको डिवाइड कर देना होगा 100 से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा एटॉमिक मास से, ठीक है। मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, अगर इसको देखिए 100 से, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा ये लगभग 0, लिख देता हूँ मैं 0.98, ठीक है, 8 9 जो कुछ भी आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिक मास से, ठीक है। इसी तरह सबको कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है एवरेज एटॉमिक मास निकालने में। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। तो वही आप देख लीजिए, नीचे भी वही चीज़ लिखी हुई है, शोन अगेंस्ट ईच ऑफ देम, सभी के सामने जो लिखे हुए हैं, फ्रॉम द अबव डाटा द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल कम आउट टू बी इतना। देखिए 100 से डिवाइड किया, 12 यू से इंटू किया, फिर 100 से, देखिए 1 पॉइंट करके कुछ है, 1.108 है, तो 100 से डिवाइड किया, उनके मास से इंटू कर दिया, प्लस ये है 2 इंटू 10⁻10, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻12 हो जाएगा, और उनके मास से मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना करते ही सबको ऐड कर दो और तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड। इसी तरह बहुत सारे जैसे क्लोरीन वगैरह का आता है क्वेश्चंस, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द एटॉमिक मासेस मेंशन्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट देयर एवरेज एटॉमिक मास। और जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें भी, यहाँ तक कि उसमें भी जो एवरेज एटॉमिक, जो आप उसमें मास, एटॉमिक मास लिखा हुआ देखते हैं, वो क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो कुछ भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के मासेस को आप ऐड कर देंगे। आप देखिए डेफिनेशन के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं ब्लू से कर देता हूँ उसको, कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट। जो मेरे ख्याल से एटम्स का, तो एटम्स की ज़रूरत नहीं है, एटम्स का आपने पहले भी देख लिया होगा मेरे ख्याल से। एवरेज एटॉमिक मास का ये मतलब है, देखिए एवरेज एटॉमिक मास का अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो, आप ऐसे लिख सकते हैं, when an element occur in more than 2 or more isotopes then we calculate average atomic mass for them। और इस तरह से कुछ कहानी बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय टेकिंग अकाउंट द परसेंटेज अकरेंस ऑफ द एटॉमिक एवरेज ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द, कुछ भी ऐसी कहानी बना देंगे कि रिलेटिव अबंडेंस को हम अकाउंट में लेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद वो कर देंगे। तो बस यही करना है, कोई खास उसमें काम नहीं है एवरेज एटॉमिक मास के लिए, ठीक है। उसमें कोई खास ऐसी डेफिनेशंस भी आती नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, जैसे सैम्पल पेपर्स वगैरह आप करेंगे तो उससे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास। ये किस तरह से ऑब्टेन होता है, बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ द ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। कैसे कैलकुलेट होता है, हर एक का एटॉमिक मास जो है उसको कैलकुलेट करिए, हर एक का एटॉमिक मास जो है उसको उनके नंबर ऑफ, उसके कितने नंबर प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 में कार्बन 1 है, कार्बन का आपने वो ले लिया मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, उसको 1 से इंटू कर दिया। O2 है तो O का एटॉमिक मास ले लिया और 2 से इंटू कर दिया। इस तरह से इन दोनों ऐड कर दिया, तो इससे होगा क्या कि आपको उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, विच कंटेन्स 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। इस तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। और इस तरह से मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O भी आप निकाल सकते हैं, तो 18 आ जाता है, उसका 16 आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला मास। Some substances like sodium chloride does not contain discrete molecules as their constituent units। जैसे जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनमें जो होता है डिस्क्रीट अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। इन सच कंपाउंड्स पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोराइड आयन एंटिटीज आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज शोन। और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो कोई भी उसमें मॉलिक्यूल नहीं होता, सबसे बेसिक यूनिट उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सब कुछ उसमें होता है, मतलब कि एक पैक्ड स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स सा, और जो कि पूरे लैटिस बनाते हैं। ये सब जो होते हैं सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं लैटिस बनाते हैं, तो उसमें कोई भी बेसिक यूनिट नहीं होता। आप जहाँ चाहे जो चाहे बेसिक यूनिट मान सकते हैं। तो क्या किया जाता है यहाँ पे देखिए, Na प्लस और Cl, जो कोई दो चीज़ें मिल करके बना रही होंगी, आपका लैटिस बना रही होंगी, जो बेसिक दो चीज़ें, उन दोनों को आप ले करके उनका फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। उन दोनों को लेकर के कैसे आप फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे,
उसका सिंपल तरीका है कि देखिए दोनों का मास ले लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इट मे बी नोटेड दैट इन सोडियम क्लोराइड द Na+ इज सराउंडेड बाय 6Cl- एंड वाइस वर्सा। 6Cl- से सराउंडेड होता है, ये तो आप पढ़ लेंगे, सॉलिड स्टेट क्लास 12th में का पहला चैप्टर है, वहाँ पे ये चीज़ बताई जाएगी अच्छे से, तो उतनी से आप टेंशन मत लीजिए। The formula such as NaCl is used to calculate any formula mass instead of molecular mass as in solid state. Sodium chloride does not exist as a single entity. तो जो फॉर्मूला जो आप लिखते हैं, जैसे NaCl लिख दिया, तो आप उसको यूज़ कर लेते हैं इन कैलकुलेटिंग फार्मूला मास इन कंपैरिजन टू इसका मॉलिकुलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, इसमें कोई भी सिंगल एंटिटी नहीं है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत बड़ा कंटिन्यूस स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगल एंटिटी को NaCl ही मान लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, दस अ फार्मूला मास ऑफ सोडियम। जब भी फार्मूला मास सबसे पूछा जाए तो उसका जो कुछ भी Na+Cl- KCl, ठीक है, Mgcl2, तो उन सबको बस ऐड कर दीजिए, उनके जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही आप इसको भी निकाल लीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सिंपल है, मतलब निकालने का तरीका एकदम मॉलिक्यूलर मास जैसा है। नेक्स्ट देखिए, अब चल रहे हैं हम 1.8 टॉपिक की तरफ, मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। Atoms and molecules are extremely small in size, and their numbers is even a small numbers in even a small amount of any substance is really very large. तो एटम्स मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में, और उनके जो नंबर होते हैं बहुत छोटे से पीस में भी, आप चींटी भर का भी कोई पीस लेंगे एल्यूमिनियम का, तो उसमें पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ों एटम्स, करोड़ तो बहुत छोटी वैल्यू है उनके सामने, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के छोटे से पीस में भी, किसी भी सब्सटेंस के, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस में, हर सब्सटेंस के छोटा सा भी पीस ले लेंगे आप, माइक्रोस्कोपिक पीस में बहुत हज़ारों करोड़ों करोड़ मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ इंटू करोड़ पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। टू हैंडल सच लार्ज नंबर्स अ यूनिट ऑफ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड इज स्मॉल। तो इतने ज़्यादा नंबर को, इतने बड़े नंबर को हैंडल करने के लिए एक कन्वीनियंट यूनिट या एक कन्वीनियंट कुछ ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिससे हम इजीली इनको इंटरप्रेट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें, समझ सकें, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकें कहीं करना हो। तो जस्ट एज वी डिनोट 1 डजन फॉर 12 आइटम्स, जिस तरह से हम 1 डजन को 12 आइटम्स कह देते हैं, या एक स्कोर को 20 आइटम्स, या ग्रॉस को 144 आइटम्स कह देते हैं, वी यूज द आइडिया टू ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो मोल का हम लोग यूज़ करते हैं एंटिटीज़ को काउंट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इन SI सिस्टम में मोल वॉज इंट्रोड्यूस एज 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। SI सिस्टम में मोल को 7th बेस क्वांटिटी मानी गई थी, जो कि किसके लिए थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। आप बेस क्वांटिटीज के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, या बहुत शॉर्ट में एक अच्छा सा वीडियो चाहते हैं, तो आप मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है द 7 बेस क्वांटिटीज़, इसी चैनल पे पड़ी हुई है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मोल, द सिंबल मोल इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो मोल या जिसका सिंबल MOL को कहा जाता है, ये SI यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली इतने एलिमेंट्री पार्टिकल्स, 6.022 into 10 to the power 23 elementary particles. This number is the fixed numerical value of Avogadro constant. और इस वैल्यू को, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो अभी आपने देखी, इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, Na, when expressed in the unit mole inverse is called Avogadro number। और जब इसको इतने क्वांटिटीज पर मोल करके लिखा जाता है कि 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल, इसके साथ यूनिट अटैच कर दी जाती है, तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अभी ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, तो एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। एवोगैड्रो नंबर तब होता है जब ये हम इसको यूनिट के साथ लिखते हैं, मोल इनवर्स के साथ, और एवोगैड्रो कांस्टेंट तो आपकी यही वैल्यू है, 6.022 into 10 to the power 23। The amount of substance, symbol N, of a system is a measure of the number of specified elementary entities। The amount of substance
जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसका सिंबल है एन, किसी भी सिस्टम का ये एक मेजर है किस चीज़ का, नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज़, किसी भी स्पेसिफाइड, किसी भी बताई गई एलिमेंट्री एंटिटीज़, छोटी एंटिटीज़ का नंबर है, ठीक है, मेजर है, ठीक है। उसका कैलकुलेटेड तरीका है ये कि आप कैलकुलेट करें कि 2 मोल चीज़ है तो उसका 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़ होंगी, या छोटा कोई भी पार्टिकल होगा। चलिए, an elementary entity may be an atom, molecule, an ion, an electron or any other particle or specified group of particles। तो एक एलिमेंट्री एंटिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन और कोई भी पार्टिकल, कोई भी अदर पार्टिकल या कोई ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए आधा मोल इलेक्ट्रॉन, आधा मोल प्रोटॉन, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब अब यूज़ करने पे कि किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। इट मे बी एम्फेसाइज दैट मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज़। और इस चीज़ पे हमें बहुत जोर देना चाहिए, इस चीज़ से बहुत हमें ध्यान देना चाहिए कि मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन्स सेम अमाउंट ऑफ एंटिटीज़। की 1 मोल सब्सटेंस किसी भी चीज़ का अगर लेंगे तो उसमें सेम नंबर ऑफ स्मॉल एंटिटीज़ होंगी, नो मैटर वॉट द सब्सटेंसेस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सटेंस क्या है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, इस नंबर को बहुत प्रिसाइजली डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए, द मास ऑफ कार्बन 12 एटम was determined by the mass spectrometer and was found to be 1.99 into 6 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो एक कार्बन 12 एटम का मास जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से आइडेंटिफाई किया गया या डिटरमाइन किया गया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, हम ये जानते हैं कि 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है, ठीक है। जो कि हम मोल चैप्टर जो हमारा पढ़ रहे हैं उसमें 1 मोल का वेट 12 ग्राम होता है, मोलर मास जो हमारा है। द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा और एटम्स पर मोल हमको समझ में आ जाएंगे कितने एटम्स हर एक मोल में है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए। तो देखिए कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हमने सबसे पहले क्या क्या किया, मोलर मास जो कि अभी आगे भी हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि मोलर मास को लिया, मोलर मास को डिवाइड कर दिया एक कार्बन एटम के मास से। तो क्या हुआ देखिए, मोलर मास की यूनिट्स होती हैं ग्राम पर मोल, और जो एक कार्बन एटम के हम मास को मेजर करेंगे तो ग्राम पर कार्बन एटम। अब ग्राम से ग्राम देखिए कैंसिल हो रहा है और कार्बन एटम, सिंगल कार्बन एटम ऊपर चले जाएगा और एक मोल जो है नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्वांटिटी जो है हमने निकाली 6.02222 इंटू 10⁻23, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एक आर्बिट्रेरीली नंबर नहीं असाइन किया गया है। बहुत सोच समझ के और बहुत कैलकुलेट करने के बाद ये नंबर आया है कि देखिए इतने एटम्स एक मोल कार्बन एटम में होंगे। सीधी सी बात है, कार्बन एटम में होंगे, कार्बन एटम के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो फिर वो क्योंकि वही बेस यूनिट ली गई है, हमने वही बेस यूनिट हमने असाइन की है, तो सबके लिए भी वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज नोन बाय सेपरेट नेम एंड सिंबल। इट इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na इन ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो। तो देखिए वही चीज़ें हैं जो पहले भी हमने अभी देखी थी, लास्ट 2-3 पैराग्राफ पहले। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से बताई हैं हमको। और किसके ऑनर में, एमिडियो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है, उसके ऑनर में जो है इन्होंने नाम दे दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, अब देखिए आपको डाउट आ रहा होगा कि कांस्टेंट और नंबर तो अलग अलग है। तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बोली थी कि किसी एक सिस्टम के साथ लिखेंगे, इन्वर्स वगैरह के साथ लिखेंगे, मोल इन्वर्स के साथ लिखेंगे। तो देखिए इतना दिमाग ठीक है, समझने के लिए लिखा है एनसीईआरटी में तो गलत नहीं है। पहले तो देखिए ये चीज़ गलत है, अगर आप तो सोच रहे हैं कि आप एनसीईआरटी कंट्राडिक्ट कर रही है, देखिए एनसीईआरटी कंट्राडिक्ट नहीं कर रही अपनी बात को। जो चीज़ लिखी है एनसीईआरटी में वो ट्रू है। कभी कभी देखिए कभी थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन इस तरह से आ सकता है कि बहुत ज़्यादा हम जब नॉर्मल टर्म्स में यूज़ करते हैं तो कांस्टेंट और नंबर को हम यूजुअली एक ही मान लेते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा सेपरेट अलग अलग दर्जा नहीं देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कांस्टेंट दोनों को बोल सकते हैं एक ही चीज़ जनरल टर्म्स में। अगर बहुत ज़्यादा आप साइंटिफिक लेवल में बात करेंगे तो आपका पिछले वाला जो आपने डेफिनेशन पढ़ी आप उस पर
कह सकते हैं कि अगर मोल इनवर्स के साथ लिखा जाएगा तो वो नंबर है, नहीं तो वो एक कांस्टेंट है। चलिए, टू अप्रिशिएट, देखिए टू अप्रिशिएट द लार्जनेस ऑफ दिस नंबर, इसकी लार्जनेस, ये नंबर कितना बड़ा है, इसको जानने के लिए या इसकी कितना बड़ा है ये समझने के लिए, लेट अस राइट अस विद ऑल जीरोस विदाउट यूजिंग द पावर्स ऑफ 10। इसको जीरो के साथ लिखेंगे तो देखिए इतना बड़ा नंबर बन करके ये आ रहा है। Hence, so many entities, atoms, molecules, or any other particle constitute 1 mole of a particular substance. We can therefore say that 1 mole of a hydrogen atom, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन एटम, वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन एटम में इतने पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1 मोल सोडियम क्लोराइड में इतने फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड होते हैं। हैविंग डिफाइंड द मोल, इट इज़ ईजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज। मोल को जानने के बाद अब ये आसान हो जाता है कि एक मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा वो भी हम डिटरमाइन करें, वो भी हम कैलकुलेट करें। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का मास जो कैलकुलेट करेंगे तो ग्राम में कितना आता है, जो ग्राम में अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम मोलर मास कहते हैं। द मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन यूनिट। तो जो मोलर मास होता है ग्राम में वो कुछ नहीं होता, वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास जो कुछ भी आपने कैलकुलेट किया है उसको यू में कैलकुलेट किया है, उसी को बस ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो मोलर मास कहला जाएगा। जैसे आपने देखा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना था, 18 यू था, ठीक है। अब इसको आपको निकालना है मोलर मास, तो कुछ नहीं करना है, यू को लात मारिए और जी को लगा दीजिए, ग्राम पर मोल को आके पीछे लगा दीजिए, तो बन जाएगा आपका मोलर मास। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का 58.5 आपने निकाला होगा फॉर्मूला मास, तो अब मोलर मास कितना हो जाएगा, वो होगा 15.5 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज कंपोजिशन पे आते हैं हम। सो फार वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल, बट मैनी अ टाइम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। ज़्यादातर हम डील करते हैं इन चीज़ों में कि नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितना प्रेजेंट है एक गिवन सैंपल में, कितना नंबर ऑफ एटम्स, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक सैंपल में। बट मैनी अ टाइम, बहुत बार ऐसा भी होता है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, कि हमें ये पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उस कंपाउंड में है। सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, कोई अननोन या कोई नया कंपाउंड आपको दिया जा रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए 1 मोल ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, तो देखिए अलग अलग हो सकते हैं उनका देखने में, लेकिन अल्टीमेटली ये सभी 1 मोल है, ठीक है। सॉल्ट्स हैं मेरे ख्याल से बहुत सारे, ये तो मेरे ख्याल से ये जो है ये वाटर है, ये सारे जो हैं ये कोई सॉल्ट्स हैं, ये CuSO4 हो सकता है क्योंकि वही इतना ब्लू कलर का दिखता है। चलिए, तो क्या था, हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट लाइन, सपोज एन अननोन और न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू, कोई नया या अननोन कंपाउंड आपको दिया जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क व्हाट इज द फॉर्मूला और व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इसका फॉर्मूला क्या है या फिर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये किनसे मिल करके बना है, ठीक है। एंड इन व्हाट रेशियो आर दे प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, और किस रेशियो में प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप यही करेंगे। फॉर नोन कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स पता हैं, सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स अ चेक वेदर गिवन सैंपल कंटेन्स द सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन अ प्योर सैंपल। तो जो कंपाउंड हमको पता है, अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करें तो ये हमका कंफर्म हो जाता है, ठीक है, चेक हो जाता है ये कि जो गिवन सैंपल है वो सेम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है उसमें, जो कि एक प्योर सैंपल में। कहने का मतलब, एक अगर मान लो आपको H2O भी दिया गया है तो वो H2O के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, कोई इसके साथ बदलाव नहीं किया गया है, ये चीज़ चेक करने के लिए आप उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। अगर वो नॉर्मल H2O के जैसा हुआ तो आपका सीधी सी बात है सेम हो जाएगा, उसमें कुछ मिलाया वगैरह गया होगा तो नॉर्मल H2O जैसी उसकी कंपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अदर वर्ड्स वन कैन चेक द प्योरिटी ऑफ द गिवन सैंपल बाय एनालाइजिंग दिस डाटा। और वही चीज़ मैंने आपको बताई कि इस तरह से आप किसी सैंपल की
प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर। हम इसको समझते हैं वाटर का एग्जांपल लेकर के। सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो किस तरह से इनकी परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होता है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये होता है मास परसेंट का फॉर्मूला, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, देखिए मोलर मास होता है 18.02, मास ऑफ हाइड्रोजन होता हो जाएगा 2 इंटू 1.008, और देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11 समथिंग आएगा, 11% आ जाएगा, और ऑक्सीजन 88% हो जाएगा। आप इसको 100 से भी माइनस करके निकाल सकते थे, तो सेम ही वैल्यू आपको मिलती रिसीव होती। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इथेनॉल। तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये कोई बहुत ऐसी टिपिकल सी चीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको वैसे नॉर्मल जैसे आपको वैसे पहला एग्जांपल देखा आपको, वैसे आप दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ द परसेंट ऑफ मास, लेट अस नाउ सी व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन डेटा। कि हम तो अब जान गए कि कैसे हम परसेंट कंपोजिशन निकालते हैं, तो अब इस परसेंट कंपोजिशन डेटा से हम क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एन एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया हमारा, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पेरिकल फार्मूला निकालना। एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वेयर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो आप इसको एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की। इफ द मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, अगर मास परसेंट जो बहुत सारे एलिमेंट्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट हैं इज नोन, अगर पता है, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। ठीक है, अगर मास परसेंटेज हमको पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन फर्दर बी ऑब्टेन्ड द मोलर मास ऑफ इज नोन, अगर मोलर मास पता है तो वो हम इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे। द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट्स दिस सीक्वेंस। तो ये एग्जांपल जो है ये इसी सीक्वेंस में बता, तो एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल्स में आप जानते हैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि इनको कैलकुलेशंस वगैरह दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप कोई एग्जांपल या कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं हुई है या चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है, तो मैं उसको सेपरेट वीडियो में भी कवर कर सकता हूँ। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का पर्सनली मॉनिटर करूँगा और रिप्लाई भी कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब हम बढ़ रहे हैं स्टोकियोमेट्री की तरफ और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। एम्पिरिकल फार्मूला मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आप पढ़ते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, ये वाला हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, और ये वाला हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप वो इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जैसे मैं अलग से वीडियो बना दूँ एग्जांपल्स के लिए भी, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वर्ड स्टोकियोमेट्री डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स स्टोकियन एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर। ठीक है, द वर्ड स्टोकियोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। स्टोकियन मीनिंग एलिमेंट, जिसका मतलब है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजर करना, यानी कि एलिमेंट को मेजर करना। स्टोकियोमेट्री डज डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम आल्सो, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एज अ आप डेफिनेशन, हालांकि डेफिनेशन वगैरह तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन जैसे आपको याद ही करनी है, आपको की है कि किसी भी तरह से मुझे डेफिनेशन रट जानी चाहिए, तो आप इस डेफिनेशन को रट सकते हैं। बाकी इसकी कोई नेसेसरी नहीं है, कोई आपको इसको रटना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो रटिए, चाहे ना भी रटिए, तो भी आपका काम चल सकता है। मुझे तो लगता है आप अपने से भी लिख सकते हैं इन चीज़ों को, अगर आता है, क्योंकि आता बहुत कम है इस तरह की डेफिनेशंस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ reactants required for the or the product produced in a chemical reaction, let us study what information। इससे पहले ये जानने के लिए
कि हम कैसे एक रिएक्टेंट के अमाउंट्स या प्रोडक्ट के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फ्रॉम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है ऑफ अ गिवन रिएक्शन, एक गिवन रिएक्शन की। लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। चलिए देखते हैं कि कैसे होता है कंबशन ऑफ मीथेन। ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बिलो। एक बैलेंस्ड इक्वेशन जो है इस रिएक्शन की वो कुछ इस तरह से है। कंबशन ऑफ मीथेन यानी मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये जिसे जलना भी कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ जल जाता है जब मीथेन, तो उसका बैलेंस इक्वेशन आपको दी हुई है। हियर मीथेन एंड डाई ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इन दोनों को रिएक्टेंट्स कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोडक्ट कहते हैं। नोट दैट ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेज इन द अबव रिएक्शन। और सारे ही जो हैं सब कुछ गैसेज हैं, कुछ भी लिक्विड नहीं है। जो H2O भी आपको लग रहा होगा पानी है, लेकिन पानी नहीं है, वो वाटर वेपर है, गैसेस फॉर्म में है। और इसलिए इसने कहा गया है कि अबव रिएक्शन, और इसीलिए सबके सामने देखिए लेटर G लगाया गया है जो कि गैस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसी तरह से सॉलिड्स और लिक्विड के केस में भी S एंड L आर रिटन रिस्पेक्टिवली। सॉलिड होता है तो S लिख दिया जाता है, लिक्विड होता है तो L लिख दिया जाता है, गैस होता है तो G लिख दिया जाता है, प्रेसिपिटेट होता है तो PPT लिख दिया जाता है या डाउन एरो बना दिया जाता है, और गैस होता है तो कई बार अप एरो भी बना दिया जाता है। तो ये सब छोटे मोटे टर्म्स हैं जो एक बैलेंस इक्वेशन हमको देती है। द कोफिशिएंट 2 फॉर O2 एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो ये कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं ये और ये है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड और ये कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सिमिलरली द कोफिशिएंट फॉर CH4 एंड CO2 इज 1 इन ईच ऑफ दी। दोनों में ही CH4 और CO2 के जो कोफिशिएंट है वो 1 है। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स एज वेल, मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन और फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में टेकिंग पार्ट यानी कि उसमें काम में आ रहे हों या फिर उसको वो प्रोड्यूस हो रहे हों। दस अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, इसलिए अबव केमिकल रिएक्शन जो दिख रही है आपको, उसके अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O। जो कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ प्रोड्यूस 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। इस तरह से देखिए हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CH4 का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स के CH4 O2 के साथ टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। उसी तरह से देखिए हम बोल सकते हैं लीटर्स में भी बोल सकते हैं कि देखिए आप जानते हैं STP कंडीशन में 1 मोल ऑफ गैस जो होती है उसका वॉल्यूम लगभग 22.7 लिया जाता है, 22.7 लीटर्स। तो देखिए 22.7 लीटर्स ऑफ CH4 रिएक्ट विथ इसका डबल 45.4 है लगभग, ठीक है 45.4, ठीक है 45.4 लीटर ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 22.7 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 45.4 लीटर्स ऑफ H2O गैस। इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या चीज़, ग्राम्स में लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 × 32 ग्राम, यानी कि 1 मोलर मास का डबल टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 × 18 जो कि मोलर मास का डबल है इंटू ग्राम ऑफ H2O। तो ये सब चीज़ें हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से डिराइव कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको अंडरलाइन कर दूं जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। क्या कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम दीज रिलेशनशिप्स द गिवन डाटा कैन बी इंटरकन्वर्टेड एज फॉलोज। इन रिलेशनशिप्स से क्या पता चलता है, गिवन डाटा कैन बी इंटरकनेक्टेड एज फॉलोज। इस तरह से गिवन डाटा को इंटरकनेक्ट किया जा सकता है कि मास को मोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मोल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसी तरह से उल्टा भी किया जा सकता है। और मास बाय वॉल्यूम जो होती है एक डेंसिटी होती है, तो आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़ पता ही होगी। इसके बाद देखिए लिमिटिंग रीजेंट की बात करते हैं। मैनी ए टाइम रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रिएक्शन जो होती हैं वो कैरी आउट किए जाते हैं विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट ऑफ
अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय अ बैलेंस रिएक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, जितना बैलेंस रिएक्शन में ज़रूरी होता है या जितना बैलेंस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उससे ज़्यादा या उससे कम भी कई बार हम लोग रिएक्टेंट्स को ले लेते हैं। उससे होता क्या है, इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट दैट द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो एक रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है इन कंपैरिजन टू द अनदर रिएक्टेंट जो कि प्रेजेंट होता है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जितना कहती है कि इतना होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट देखिए, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उससे हम क्या कहते हैं, देखिए, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, वो कंज्यूम होकर ख़त्म हो जाता है कुछ समय के बाद, एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। अब दूसरा रिएक्टेंट का कितना अमाउंट होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब रिएक्शन आगे नहीं चल सकती क्योंकि एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका है। हेंस द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, वो प्रोडक्ट फॉर्म जो कुछ भी प्रोडक्ट जो होता है अमाउंट फॉर्म होता है उसको लिमिट कर देता है, और उसको हम लिमिटिंग रीजेंट फॉर्म कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसका और डालेंगे उसका वहाँ पे उसके रिएक्शन जार में तो और आगे बनता चला जाएगा। ठीक है, इन परफॉर्मिंग स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशन दिस आस्पेक्ट हैज आल्सो टू बी केप्ट इन माइंड, ये आस्पेक्ट भी होना चाहिए दिमाग में जब हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में डील कर रहे हैं या उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, majority of reactions in the laboratories are carried out in solutions, and therefore it is important to understand as how the amount of the substance is expressed when it is present in the solution। तो बहुत सारे जो ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं वो सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं, और इसीलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि कैसे एक सॉल्यूशन स्टेट में किस तरह से अमाउंट को एक्सप्रेस किया जाता है या अमाउंट को बताया जाता है कि इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो जो कुछ भी अमाउंट प्रेजेंट होता है या कॉन्सेंट्रेशन होता है उनको इस तरह से दिखाया जा सकता है। किस तरह से, मास परसेंट और वेट परसेंट, W/W%, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलारिटी। तो ये चार तरीके, इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे, मास परसेंट या मास या वेट परसेंट जिसे हम W/W कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कितना मोल है उसमें, कितना पार्ट मोल है उसमें। ठीक है, मोलारिटी भी हम देखेंगे क्या है, और मोलालिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बिग ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो ये आपने 9th क्लास में जो पढ़ा होता है, 9th क्लास में या 10th क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा होता है, ये वही सिंपल बैलेंसिंग है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ लेंगे, ये वर्ककॉस्ट में और कुछ नहीं है नया, इसको आप पढ़ भी लेंगे एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इसको आपको कुछ दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस नाउ स्टडी ईच ऑफ देम इन डिटेल। चलिए आगे हम वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स में स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा सेकेंड लास्ट स्लाइड है, मास परसेंट। देखिए मास परसेंट कैसे निकाला जाता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। किस रिलेशन से, मास परसेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला है कि जितना भी सॉल्यूट का आपका मास होगा और नीचे रखना है आपका सॉल्यूशन यानी टोटल मास जो कुछ भी होगा इनटू 100। नेक्स्ट देखिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के, मान लो ए और बी दो है कंपोनेंट, तो ए के मोल्स का अपॉन टोटल मोल्स, ए और बी के मोल्स कंबाइन करते। देखिए वही एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया वैसे ही, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन if a substance A dissolves in a substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, then the mole fraction of A and B are given as number of moles, mole fraction of A is equal to number of moles of A upon number of moles in solution। तो Na upon Na plus Nb, mole fraction of B हो जाएगा number of moles of B upon is equal to Nb upon Na plus Nb। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है, मोलारिटी। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, बहुत ज़्यादा यूज होती है ये यूनिट, एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। क्योंकि स्मॉल एम से हम मोलालिटी को डिनोट करते हैं तो कैपिटल एम इसको बोलेंगे, केवल एम नहीं बोलेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैं अंडरलाइन जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि देखिए थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। मुझे क्या है, मुझे तो एक ऐसे कलर बदलना पड़ेगा और मैं अंडरलाइन कर दूंगा, लेकिन अगर आपका दिमाग एक्टिव होगा तुरंत आपको कैच करने को मिलेगी वो चीज़, तुरंत आप कैच करिए कि अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पकड़ लो, तुरंत कॉपी पेन लेके बैठिए, तुरंत लिख लीजिए ये डेफिनेशन है, ये चीज़ है, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें चल रही हैं तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। आप मेरी बात को होल्ड करिए, मेरी बात को समझिए, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है एक एग्जाम्पल्स को छोड़ के। बाकी एग्जाम्पल्स आप एक बुक रखिए अपने सामने, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, जैसे ये खत्म होता है मेरा एग्जाम्पल करिए, और उसके बाद आपका टॉपिक चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो जाएंगी, बहुत चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो आपको देखिए, मुझे तो कोई समझ नहीं लगेगा, लेकिन आपको मैं रटाना नहीं चाहता हूँ, मैं आप समझना मैं चाहता हूँ कि आप भी उन चीज़ों को कैच कर पाएँ जिस तरह से अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपको भी समझ में आना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, मैं ये होप करके चल रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। Thus, molarity is the number of moles of solute and volume of solution upon volume of solution in liter। तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलारिटी को इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से आप मोलारिटी को देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए और हम एग्जांपल्स वगैरह लेंगे कि सपोज वी हैव 1 m सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, किसी NaOH मान लीजिए सब्सटेंस का 1 m सॉल्यूशन है, एंड वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम इट। तो उससे हम 0.2 मोल बनाना चाहते हैं। तो वन एम सो NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। फॉर 0.2 मोल्स मतलब कि 2 मोल जो हैं, अभी देखते हैं, वी रिक्वायर 0.2 मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, 0.2 मोल डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। Hence, for making 0.2 m solution from 1 m solution, we have to make the volume of the solution, that is which contains 0.2 mole of a NaOH, and dilute the solution with water to 1 liter। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा इस पूरे सॉल्यूशन में से जिसमें NaOH का वॉल्यूम कितना हो या NaOH के मोल कितने हो, केवल 0.2 हो, और उसको फिर डाइल्यूट करके हम इसको 1 लीटर तक ले जाएंगे। तो देखिए क्या करें, तो आपको प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कितना वॉल्यूम इसमें ले जाएंगे हम, तो देखिए द हाउ मच वॉल्यूम द कॉन्सेंट्रेटेड 1 m NaOH हैज टू बी टेकन विच कंटेन 0.2 m moles of NaOH कैन बी कैलकुलेटेड एज, if 1 mole is present in 1 liter or 1000 ml, तो 0.2 must be present in 1000। तो आप ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, 1000 ml अपॉन 1 मोल इंटू 0.2 मोल सॉल्यूशन, तो 200 ml सॉल्यूशन। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अगर 1000 ml में प्रेजेंट है 1 मोल, तो 0.2 मोल प्रेजेंट होंगे उसके 1/5 यानी कि 200 ml में। तो 200 ml सॉल्यूशन वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, उसको देख लेंगे, एंड एनफ वाटर इज एडेड टू डाइल्यूट इट टू मेक इट 1 लीटर। उसके बाद उसमें पानी डालेंगे जब तक कि वो पूरा 1 लीटर ना बन जाए। इन फैक्ट फॉर सच कैलकुलेशन अ जनरल फार्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 वेयर M एंड V आर मोलारिटी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली कैन बी यूज्ड। और इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए हम सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, M1 इज इक्वल टू 0.2 m एंड V1 इज इक्वल टू 1000 ml, एंड M2 इज इक्वल टू 1 m एंड V2 इज टू बी कैलकुलेटेड। और V2 जो है कैलकुलेट करना है, 3 वैल्यू हमको दी हुई है, एक वैल्यू अननोन है, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0.2 इंटू 1000 ml इज इक्वल टू 1 m इंटू V2, और इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 200 ml आपका आ जाएगा। ठीक है, 200 ml हम निकाल के फिर फर्दर उसको डाइल्यूट कर लेंगे। नोट दैट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट NaOH was 0.2 in 200 ml एंड इट हैज़ रिमेन द सेम। जितना मोल्स NaOH का था वो उतना ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा इवन आफ्टर डाइल्यूशन के बाद भी, एज वी हैव चेंज जस्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने केवल सॉल्वेंट को चेंज किया, NaOH में कोई भी चेंज नहीं किया। वी हैव नॉट डन एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू NaOH, कीप इन माइंड द कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, मैं एग्जांपल्स को स्किप करते हुए बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, बहुत ही छोटू सा टॉपिक, मोलालिटी। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये डिफाइन किस तरह से किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस कितना मोल्स है सॉल्यूट का, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो मोलालिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यही था आज के लेक्चर में, बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो हम नहीं कर रहे हैं और अभी के लिए दी एंड। ठीक है, लेकिन आप
आपके डिमांड पे हम और कुछ भी करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई अगर क्वेरी है आपकी। बाकी हमारा चैनल है VSSTU कपूर, और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। इस पर रेगुलर आपको इस तरह के कंटेंट, बहुत अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। मेरी और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे SCV की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट है। तो वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। और अभी के लिए तो इतना ही था। बाकी थैंक यू। ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये पार्ट हमारा मेरे ख्याल से पार्ट 4 था, और आपका ये फर्स्ट चैप्टर इसमें मैंने ख़त्म कर दिया है। चलिए थैंक यू, मिलता हूँ आपको इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे